अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाज़िर। नाज़रीन, आज ईद का दिन है, ईद कुर्बान है और उम्मीद करता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से आप ये ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और आज एज़ यूजुअल मेरे प्रोग्राम में चूँकि डॉक्टर्स ही होते हैं, तो आज भी एक इस प्रोग्राम में मरूफ डॉक्टर्स को मैंने बुलाया है, जो कि मैं उनका तारफ़ आपसे करवाता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर आतम जी चौधरी साहब किसी तारफ़ के मुहताज नहीं है, YDA के रहनुमा हैं और भरपूर तरीके से अपनी तहरीकें चलाते रहते हैं। आज ईद के दिन हम ये बात नहीं करेंगे, लेकिन इनसे दूसरी कोई ईद के हवाले से बात करेंगे। प्रोफेसर शाहद मलिक साहब PMA लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं, अक्सर प्रोग्रामों में मेरे आते रहते हैं और आज ईद के दिन में इनको मैंने मदहू किया है। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। और प्रिंसिपल हैं जी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के प्रोफेसर तैयब बाज साहब, एक बड़ा नाम है, जनरल सर्जन है, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद होंगे और इनसे भी बातें करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर आतम जी चौधरी साहब से बात करते हैं। चौधरी साहब, कैसी ईद आज? अच्छा मियाँ साहब, अव्वल तो आज टिपिकल जो हम यंग डॉक्टर्स की थे, बाकी यंग डॉक्टर्स की तरह छुट्टी ड्यूटी थी मेरी। ड्यूटी से मॉर्निंग ड्यूटी थी, ड्यूटी से मैं घर गया हूँ, तैयार हुआ हूँ और आपके प्रोग्राम में आ गया हूँ। ठीक है, आपका बड़ा शुक्रिया ड्यूटी कि आपने ईद वाले दिन वो क्या उसका नाम है, डेफिनेटली करनी पड़ती है भाई, कौन माफ़ करता है वो। आप आज भी आप अस्पतालों में जाएँ, ठीक है, अस्पताल में देखें आज भी मरीज़ भरे हुए हैं और वहाँ डॉक्टर्स काम को छोड़ें। आप मुझे ये बताएं कि छोटी ईद में तो हम जो है वो, अब तो माशाल्लाह मैंने एक प्रोग्राम में आपसे बात की थी कि उस वक्त आप शादीशुदा नहीं थे, अब तो आप माशाल्लाह एक बेबी भी है। तो इस ईद पे भी ईद देते हैं या इस ईद पे अभी भी? साहब मुझे एक बात बताएं कि आप हर दफ़ा में शादी का जिक्र क्यों कर देते हैं? इसलिए कि पहले हुई नहीं थी, अब होगी है। चलिए, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लोगों को ये मेरी पहली ईद है, मेरा बेटा है माशाल्लाह, और क्या उसका नाम है, उसके साथ मेरी पहली ईद है और बड़ा अच्छा लगता है। तो कैसी पहली ईद कैसी लगी? देखिए अभी तो फैमिली में इंडक्शन हुई है ना? हाँ बिल्कुल, देखिए पूरी फैमिली खुश है। अगर कोई नया मेंबर आता है आपकी फैमिली के अंदर तो पूरी फैमिली ही खुश होती है, आपके पेरेंट्स। और मैं ये समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा मेरे जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा खुश है उनके वो आने के ऊपर। उनको वो ज़्यादा मसरत देता है, उनको वो ज़्यादा खुशी देता है और वो उसके साथ ज़्यादा अटैच हैं। और कोई तब्दीली, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोचा कि अभी नहीं ऐसी कोई बात? नहीं, उसको देख के जो पाकिस्तान के हालात हैं उन डर ही लगन दे साढ़े माँ बाप ने सानू पाल लिया सी, असी किवें पालांगे? क्योंकि डॉक्टर्स के भी आजकल हालात आप देख रहे हैं, ठीक है, कोई वो नहीं है मुल्क के एज अ होल, बड़ी कम्युनिटी के हालात बड़े। चलें, ईद के ऊपर ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी मैं उसको तो देखता हूँ तो परेशान होता हूँ कि यार साढ़े अम्मा अब्बा ने तो कर ली सी। साहबजादे को भी डॉक्टर ही बनाना है या कोई वो उसकी सोच होगी? भाई मैं तो कहता हूँ कोई वो म्यूजिशियन बने, कोई स्पोर्ट्समैन बने, कोई और चीज़ बने, कोई IT एक्सपर्ट बने। अच्छा, डॉक्टर बन के पाकिस्तान में क्या करना है? ये बताएं कि आज भाभी को कितनी ईद दी आपने? देखिए वो खुद भी स्पेशलिस्ट बात सुने, वो ईदी तो वो ले ही लेती हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उसकी ईद शॉपिंग का खर्चा अगर वो सारे मिलाए जाएं तो 50-60 हज़ार ले गई है वो। चलो अच्छी बात तो वो सिर्फ ईदी की बात ना करें, जेब कोई हल्की हुई है आपकी? देखिए जेब तो मेरी, जब मैं ईदी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो मेरी जेब हल्की नहीं खाली हो चुकी है, ठीक है। अब वो बात ये है कि मैं खुद भी ईदी लूँगा, क्या उसका नाम है, अपने वाले साहब से। लेकिन आपको पता है ईद कुर्बान के ऊपर ज़्यादातर जो हमारा फोकस होता है वो कुर्बानी के ऊपर होता है। कुर्बानी करना, सुबह सुबह उठ के कुर्बानी की है। और आपका जो फैमिली सिस्टम है वो जॉइंट है, इकट्ठे हैं अभी सारे? देखिए जब हम ईद पे, जब ईद आती है या कोई स्पेशल इवेंट आता है तो हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। वो मेरे जो पेरेंट्स रहते हैं, अम्मी अबू रहते हैं, वहीं हम लोग वो सारे वो इकट्ठे होते हैं, वहीं सारे ईद करते हैं। लेकिन सारी बातें, सारी बहनें मैरिड हैं, भाई भी मैरिड हैं, तो सारी अपनी अपनी जगह वो सेटल्ड हैं और अपने अपने घरों में रहते हैं। तो लेकिन ईद हमारी अम्मी अब्बू के साथ ही होती है और वहीं हम सुबह सुबह उठ के कुर्बानी करते हैं। सबसे पहले हर एक ने अपनी अपनी कुर्बानी करनी होती है, वो 5-6 जो दिन के अंदर 2 दिन में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। तो सारा दिन तैयार होने के बाद, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद, तैयार होने के बाद जो हमारा सारा दिन गुजरता है ना, वो इसी चीज़ पे गुजरता है कि गोश्त काटना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो हमारी घर की ख़वातीन है, जैसे मेरी अम्मी हो गई और मेरी वाइफ हो गई और मेरी भाभी हो गई, बहनें होगी, उनका सारा दिन गुजरता है कि इसको कैसे बनाना, कि अच्छा खाना कैसे बनाना है। तो अभी तक हमने यही कुछ किया है। चलो आपसे एक और सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन मैं प्रोफेसर शाहद मलिक साहब से पूछ लूँ, चूँकि ये प्योर लाहौरिये हैं, मैंने इनसे कई बार इस तरह की गुफ्तगू हमारी हुई है। बस इन्होंने खाने की गल करनी सिर्फ, और गल कोई नहीं करनी। नहीं, खाने का भी ये बड़े शौकीन मिजाज है, बड़ा ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये लाहौर से मुझे यकीन है कि अज ईद कुर्बान तो भी न्यारी बना लेनी पूछ लो। डॉक्टर साहब बताएं ना, ईद कुर्बान पे आप क्या क्या खाते हैं? मैं आपको बताऊं कि मैं डाइट तो मेरी जो रिस्ट्रिक्टेड ही है, मैं थोड़ी सी डाइट लेता हूँ, ज़्यादा डाइट नहीं लेता मैं।
और मैं वैसे भी मटन नहीं खाता काफ़ी देर से, मटन नहीं खाते नहीं आप? खाता मैं, मेनली ये ना वेजिटेरियन। ना हो गया अब मैं कल आपकी तरफ आऊँ तो आप कहेंगे मैं नहीं, नहीं आप खाता, आए तो आपको आप आए आप आए, आपकी दावत उसी तरह होगी। मेरी ईद की रूटीन ये है कि जी सीधी सीधी बात है कि पहले एक तो प्रायोरिटी कुर्बानी है, फिर अभी पेरेंट्स का जिक्र हुआ, आतिफ ने बड़ा जिक्र किया, ही इज़ लकी, ये नसीबों वाले हैं कि जिनके पेरेंट्स इनके साथ हैं। मेरे तो दोनों पेरेंट्स अल्लाह को प्यारे हो गए, तो मैं कब्रों पे जाता हूँ, वो तो बहुत मैं ज़रूरी जाके है। उनके लिए दुआ खैर करता हूँ। और फिर जितनी मेरी बसात है, ये ईद है खुशियाँ शेयर करने का नाम। आप डेवलपमेंट शेयर करें, आप खुशी शेयर करें, ये बढ़ जाती है। तो मैं कुछ, मेरे कुछ मिलने वाले इर्द गिर्द छोटे मोटे जो भी हैं डिज़र्विंग लोग, उनको थोड़ा सा शेयर करता हूँ, साथ उनके खुशी भी शेयर करता हूँ। और अब घर में मैं बड़ा हूँ, तो फिर जिस तरह ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, मैं सबको बुलाने की कोशिश करता हूँ कि सब मेरी तरफ आ जाए। तो अच्छा कट हो जाता है, गपशप हो डेफिनेटली, जाती और ये है। करना भी चाहिए, क्योंकि इन त्योहारों के ऊपर एक कांग्रेस सी होती है। वैसे तो हम बहुत बिजी होते हैं, लेकिन त्यौहार के ऊपर जब इस तरह का त्यौहार होता है तो टाइम मिल जाता है हमें। वो आपने इसी बात को बढ़ाते हुए, मैंने अभी वो, मैं सुबह ही पढ़ रहा था, ये बड़ा, ये जो साल गुजरा है ना, 10 फरवरी को मियाँ साहब एक बहुत बड़े आदमी की डेथ हुई थी, अमजद इस्लाम अमजद। जी बिल्कुल, बड़ा नाम है। अमजद इस्लाम अमजद के इसी के रेफरेंस शायद ये वो शेर थे उनके कि हर पल ध्यान में बसने वाले लोग अफसाने हो जाते हैं, आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं, झोंपड़ियों में पैदा होते हर तलखी मिल जाती है, इसीलिए वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते हैं। वाह वाह, वाह वाह, क्या बात क्या है। बात है। दुनिया के इस शोर ने अमजद क्या क्या हमसे छीन लिया है, अब तो खुद से बात किए कई ज़माने हो जाते हैं। जबरदस्त, नहीं जबरदस्त। प्रोफेसर तैयबाज साहब, क्या नाराज हैं आप हमसे? नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। वो अपनी बारी का मैं इंतजार आप कर लोगों रहे की बातें सुन रहा हूँ, इनसे एंजॉय कर रहा हूँ और इनसे लर्न कर रहा हूँ। तो सर आप बताएं कि ईद की आज के दिन आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, क्या करते हैं आप? आज के दिन अब मैं क्योंकि खुद फादर बन गया, बड़ा उम्र मेरी इस एज के उसमें पहुँच गया हूँ कि वालिदैन के इंतकाल के बाद अब ईद हम अपने घर में मनाते हैं। उससे पहले हम ईद सब बहन भाई इकट्ठे मनाते थे। तो ईद के अगले दिन हम अपने आबाई इलाके में जाते हैं, गांव घर में जाते हैं, और वहाँ वही जो रूटीन जो हम सब मुसलमान घरानों की है कि हम अपने उन लोगों के जो अब तक मदफून हो चुके हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। और ईद का पहला दिन अब हम लाहौर में अपने घर में कुर्बानी में और दूसरे मामलात में सुन्नत इब्राहीम के अदा करने में गुजरता है। डॉक्टर साहब, अक्सरियत जो लोग हैं, आप भी बाई सिटी का आपने बताया कि आप जाते हैं, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो भी जाते हैं साथ, या फिर ऐसा नहीं है, उनकी उतनी दिलचस्पी नहीं रहती क्योंकि वो तो लाहौर में रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज़ किया। ये ईद ही एक ऐसा मौका होता है कि हम अपने बच्चों को, नई नस्लों को हम अपने रूट से आगाह करें। हमने जिन इलाकों में, जिस माहौल में अपने आप को एजुकेट किया, लर्न किया, हमने सीखा, उसको भूलना नहीं चाहिए। उसको भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और उन लोगों का जो लव है हमारे साथ, जिस इलाके में हम शुरू में हमने तालीम और तरबियत पाई, वो कभी भी इस जैसा नहीं होता जिस माहौल में अब हम हैं। क्योंकि आप तो बहुत मसरूफ़ होते हैं। आम दिनों की बात करें तो आप पहले ऑफिस में, उसके बाद फिर आपकी प्राइवेट क्लिनिक पे बैठते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, लोग जो है वो कोशिश करते हैं आपके पास जाते हैं और टाइम नहीं मिलता कई महीनों बाद, तो टाइम निकल आता है। ये 3 दिन तो छुट्टियों के जो 3 दिन है ये तो गनीमत है आपके लिए, क्योंकि अच्छे पुराने दोस्त, फिर बहुत सारे रिश्तेदार सारे जो मिलते हैं। जी देखिए जी, मैं बेसिकली एक जनरल सर्जन हूँ। चाहे ईद हो, चाहे ईद उल अज़हा हो, चाहे ईद उल फितर हो, मैं अपना फ़ोन कभी भी स्विच ऑफ नहीं करता, क्योंकि जो सर्जरी के मामलात में अगर हम डिले हो जाए, और अगर कोई ऐसा पेशेंट, अगर ऐसा हमारा दोस्त या मिलने वाला या जिसने हमें अप्रोच किया है कि उसको एक ऐसी इलनेस है, अगर मैं उसमें डिले करूँगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कम अज़ कम मैं फ़ोन ज़रूर सुनता हूँ, चाहे ईद का दिन हो, चाहे कोई और त्यौहार हो या कोई बिज़ी डे हो। तो उसमें अगर मैं ख़ुद ना कुछ कर सकूं तो कम से कम जो मशवरा मेरी लेवल का है मैं उसको दे के उसकी मदद करना
मैं अपने आप का एक ये बहुत बेहतर तो महसूस सर करता हूँ। आज ईद के दिन डॉक्टर साहब खाने पीने के हवाले से, चूँकि ईद कुर्बान है और गोश्त वाफर मकदार में होता है, मटन भी दूसरा भी, तो बाकी भी काफ़ी खाबे बनाए जाते हैं। क्योंकि प्रोफेसर शाहिद मलिक साहब लाहौर से हैं, ये लाहौरी हैं, इनसे तो काफ़ी मैं बात करूँगा, आप भी कुछ बताएं खाने पीने के हवाले से। जी, ईद के जो पहली डिश तो यही होती है जो सबसे पहले कलेजी और गुर्दा बिल्कुल। तो वो अलग से करके बनाया जाता है। वो अलग से सुबह सबसे पहले यही डिश बनती है, फिर उसके बाद तो फिर आफ्टरनून पे कुछ खाना। लेकिन अब वो मामला नहीं रहे खाने पीने के जो आज से 20 साल पहले थे, तो ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो अलबत्ता खिलाया ज़रूर कम जाता है। खाएं और जो है वो ताकि अस्पतालों में भी ना जाएं, हाँ, जी बिल्कुल, आप क्योंकि बिल्कुल हर ठीक ईद पे है। ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल आप ठीक है। ओवर ईटिंग करते हैं तो फिर अस्पताल का रुख करते हैं। जी जी बिल्कुल। जी प्रोफेसर शाहिद मलिक साहब, आप बताएं सर खानों के हवाले से। खानों को मियाँ साहब, मैं अच्छा होस्ट हूँ, अच्छा बसियार खोर नहीं हूँ। मैं डाइट में आपको देखा, ओल्ड मैन ना हो, 63 मेरी उम्र है, मगर मेरा घर ईद की जो एक्टिविटी है, एक तो मैंने 63 लग नहीं रही, आपने क्यों बता दिया? एज बतानी चाहिए, एज बतानी चाहिए, तो सोब्राइटी आ जाती है बंदे के अंदर। नहीं होता है ना सर, वो खवातीन छुपाती है। वो खवातीन को अब आतिफ अली चौधरी साहब नहीं बताएंगे। मैं क्यों बताऊं, मैं जवान हूं। अच्छा, नहीं बताएंगे बिल्कुल भी। तो बात यह है जी कि मुझे जो अपना असल लाहौर है ना, वो मुझे या कोरोना में नजर आया है या ईद वाले के दिनों को नजर आता है। सर कोरोना की ईदें तो क्या ईदें, सड़कों पे रश भी नहीं, वो कोरोना मैं इस तरह नहीं कह रहा, नीला आसमान, खामोश सड़कें, जो कभी ठंडी सड़क लाहौर की थी अब खामोश नहीं रहती हैं लाहौर की सड़कें, अब लोग इतने भरा होता है लाहौर। वही मैंने बताया ना, इस वक्त अब सूरत हाल ये है कि लाहौर वो गुम हो गया है। जो मेरे बचपन का लाहौर था वो लाहौर नहीं रहा। इस वक्त एक शोर है, एक अनारकी है, हर तरफ से एक परेशानी। ऐसे हालात में ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि ऐसा त्यौहार आ जाना जिसके अंदर आप पुराने दोस्तों से मिल लें, रिश्तेदारों से मिल लें, और ये मिलना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आज के दिन भी आप पीएमए ऑफिस जाते हो शाम को? आज थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते आज थे सर, उन्होंने आज मुश्किल है सर, आज सियासत। लेकिन ईद के बाद एक ईद मिलन पार्टी तो वो तो हमारी हमारे तो होती है, आपको पता ही है, आप हमारे बिल्कुल। मेहमान होते हैं। सही है। अच्छा, मलिक साहब ने सानू कभी नहीं बुलाया? लाओ, ए देख लो, आप छोटे भाई हैं, आज ਮੈਨੂੰ पता चले, आपके लिए ना। देखें आज पता पता चले मियां साहब दसो डॉक्टर आतिफ जी चौधरी साहब, वाईडीए और पीएमए का चोरी दामन का साथ है। एग्जैक्टली, वही हमारे तो ये सीनियर देखें, है, हमारे तो और चीज़ें हैं ये ना। हमारे तो ये मेंटोर्स हैं लोग। आपने देखे कितनी तहरीकें मिलकर लड़ी हैं। बिल्कुल, मैं जब बेशक। से आया हूँ मैंने तो ये देखा है कि मिलकर लड़ी हैं। तहरीक नहीं, बेसिकली कम्युनिटी को फायदा लेके दिया बड़ी चीजों के अंदर। तहरीक से मुराद यही होता है ना, कम्युनिटी के लिए लड़ते हैं ना आप। देखिए ये जो नहीं, लेकिन ईद मिलन पार्टी पक्की करके निकले। जो नहीं, ईद मिलन पार्टी ईद के बाद है इनसे, हाँ, होती और है बुलाएंगे। और आप हमने भी उसमें होंगे, वेजिटेबल नहीं खानी। प्रोफेसर तैयबाद साहब भी को भी बुलाएंगे, इंशाल्लाह। और ये 4 बंदे तो जरूर होंगे ना। मेरी तरफ से एक मैं भी चर्चा होऊंगा नहीं, जी। आप भी हो, पूरी आपके अलावा आपके दोस्त होस्ट भी वैसे पीएमए तो करती रहती है, वाईडीए से हुए हैं बहुत ਅਸੀਂ तरह। गरीब है ना, सब तो ज्यादा पैसा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, कोई गरीब नहीं गरीब पीएम में जरा अमीर है, ਅਸੀਂ गरीब है। था। सर पीएमए बेचारे देखो ਨਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਰ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਚੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਆਰ ਮੂਨ, ਦੇ ਆਰ ਕੰਪਲੀਟ ਮੂਨ, ਠੀਕ ਹੈ। लेकिन इंशाल्लाह लेकिन ईद के ਇੱਕ बाद- ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਈਦ ਮਿਲਨ ਪਾਰਟੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ जी बिल्कुल ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਖਾਬੇ ਨਾ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, जी, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। प्रोफेसर शाहिद मलिक साहब ने मुझे कई बार इनवाइट किया है घर पे, मैं जा नहीं सका, बल्कि एक दफ़ा मैं 1-2 दफ़ा गया हूँ प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन ये यार बहुत अच्छे मेहमान नवाज। चलो इकट्ठे चलेंगे, लग जाएगा पता है। नहीं दोनों चलेंगे। आप बताएं ना, आप क्या हमारे लिए करेंगे ईद के बाद? मतलब मियाँ साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पूछ रहे थे ना, आप लोग पूछ रहे थे कि भाई आप करते क्या ईद के ऊपर, खाने क्या खाते हैं, डॉक्टर्स कैसे करते हैं। हमारा जो पहला दिन है ना गुजरता, ये शाहिद मलिक साहब और हमारे प्रोफेसर साहब इस पर एग्री करेंगे, हमारा जो पहला दिन गुजरता है ना वो सुकून से गुजरता है। सब लोग खाने बना रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। पहला दिन सुकून। हाँ जी, वो हमारा अपनी ज़ात के साथ गुजरता है, अपनी फैमिली के साथ गुजरता है। जो ईद का दूसरा और तीसरा दिन है ना, जी। वो हमारा फोन सुनते गुजरता है कि किसी ने पेचस लग गए ने, किसी ने उल्टियां लग गई ने, यार वो तो फिर किसी का पेट खराब हो गया। वो ठीक। ओवर ईटिंग लोग कर और लेते हैं। आज मैं आपके प्रोग्राम तो से एक बात करता हूँ यार, घट खाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਖਾਣ ਸਾਡੀ ਦਿਓ ਈਦ ਨਾ ਖਰਾਬ ਉਹ ਕਰੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬॉयल ਖਾਓ, ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। चलो नहीं, फिर ये खाओ, भी चला रहे हैं ना फिर जी। खाओ, थोड़ा साढ़े वास्ते बचाओ, ठीक है। लेकिन सानू फोन ना करो, सीधा अस्पताल जाओ। नहीं अस्पताल ही जावांगे जनाब, लाइन च ला के ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ट्रीटमेंट नहीं, नहीं, करवाएंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स के ना
ईद के जो डेज भी होती हैं ना, वो डॉक्टर्स हम ईद के भी 2-3 दिनों के अंदर फ़ोन के ऊपर, ये हम इस तरह के मसीहा हमारा प्रोफेशन है, मसीही प्रोफेशन है कि क्योंकि ज़्यादातर लोग ईद के ऊपर हॉस्पिटल्स नहीं जाना चाहते, तो उन्हें कोई छोटे छोटे मसाइल हों, किसी भी तरह की वो बीमारियां हों, तो वो हमें फ़ोन करते हैं। तो हम ईद के दिनों के अंदर भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर इन्वॉल्व होने के साथ साथ हम टेलीफोन के थ्रू लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, लोगों को मेडिसिन लिख के दे रहे होते हैं। हालांकि ये दुनिया के अंदर ये कोई पॉपुलर वे नहीं है, ये अच्छा नहीं समझा जाता। यानी आप टेली मेडिसिन करते हैं? वो हमारा हर डॉक्टर ही करता है। हर डॉक्टर ने दिन के अंदर, ये मेरे वो सीनियर इससे एग्री करेंगे, दिन के अंदर उन्हें 10-15 जो पेशेंट होते हैं, वो चाहे जूनियर डॉक्टर है चाहे सीनियर डॉक्टर है, उसने फ़ोन के ऊपर रिपोर्टें देख के ज़रूर कुछ ना कुछ एडवाइस करना था। क्यों सर, मैं गलत कह रहा हूँ? ये हमारी ऐसी रूटीन है जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। और कोई भी आपको ना रात के 11 बजे भी, 12 बजे भी, चाहे वो ईद है चाहे वो कोई आम डे है, रात के 11 बजे 12 बजे भी रिपोर्टें भेजेगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब ज़रा उठ के देखो ज़रा रिपोर्ट तो किया है। वो तो ये काम हमारा चलता है। वो तो बेचारा परेशान होता है, इसलिए प्रोफेशनल हैजर्ड है ना, प्रोफेशनल। लेकिन ईद के दिनों में क्या होगा, ईद के दिनों में क्या ये होगा कि पहला दिन सुकून से खाने के बाद, ठीक है, अगले 2 से तीसरे दिन, 3 दिन, तीसरा दिन या चौथा दिन, ये वो चलता है सारा, जो पेट की बीमारियां, ये सब चीज़ें। तो उनको, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है बीइंग ए डॉक्टर कि इन लोगों को बताना कि यार थोड़ा सा खाएं, खुल के खाएं, 10 दफ़ा खाएं, लेकिन वक्फा रख के खाएं और एट ए टाइम थोड़ा खाएं, थोड़ा एट ए टाइम। साढ़े तरह रहो। अगर तुम गवर्नमेंट अस्पताल चले गए ना, तो हालात कोई नहीं चंगे। नहीं, वो तो हम कई दफ़ा बता चुके हैं, हालात इतने बेहतर नहीं। आप कोई वाक़या सुना देना अपना, कोई किस तरह का वाक़या, किस तरह का वाक़या सुन। गाना तो मैं गाने से मुझे याद आएगा, आप मुझे बड़ा इंसिस्ट कर रहे हैं गाना सुनाएं। एक दफ़ा ना मेरा जो छोटा भाई है ना, उसे बड़ा शौक है गाने का, तो वो समय तक उसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी। तो मैं भी समय तक जब वो गाना गाता था ना, वो दिन के वो घर के अंदर, तो मैं सोचता था कि यार इसकी इतनी इस तरह की आवाज़ है तो मेरी भी खूबसूरत है। तो एक दफ़ा हम लोगों ने सारी बहनों को, मेरी माशाल्लाह 5 बहनें हैं, ठीक है, हम सारी बहनों को इकट्ठा किया। हमने कहा आज फैसला कर ले कि यार मेरी आवाज़ अच्छी है कि मेरे छोटे भाई की खूबसूरत है, ठीक है। हम गाना गाना शुरू हो गए। अब 2 गाने वो गाए, 2 गाने मैं गाए। अभी हम गाने गा ही रहे थे कि मेरे अब्बू जूता लेके आ गए। यार हर ईद पे आप मुझे बताते हैं कि आपको मार पड़ती है, कहते हैं हर ईद पे मुझे बताते हैं। मुझे मेरे अब्बू कहते हैं तुम लोगों के दरमियान गाने का फैसला मैं करूंगा। तुम लोगों ने पूरे मोहल्ले का सुकून खराब किया हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके गाना गा के मैं आपके सेट का माहौल खराब कर दूं? डॉक्टर साहब, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। ब्रेक लेते हैं, मैं आपसे गाना सुन के रहूंगा आज। ब्रेक लेते हैं, वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, मज़ीद बात करते हैं, मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं। आतमजीत चौधरी साहब, कोई सॉन्ग गाना सुना दें। या मियाँ साहब, आप क्यों चाहते हैं कि क्या उसका नंबर, तो मनु तो लिरिक्स भी याद नहीं होंगे, ठीक है, मुझे गाने का। अच्छा, एक तरफ हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ा के बुक बचपन, क्यों सर आप इसे एग्री करेंगे, वो किताब साड़ी आज पढ़ा के ना सानू हमारा जो वो है ना आर्ट का जो शौक अमूमन मर जाता है, ठीक है। नहीं, आप तो हमें सुनना बड़ा अच्छा लगता है। चौधरी साहब, आप ये बताना चाहते हैं कि जो डॉक्टर बनता है उसे वो बोरिंग होता है। आप अगर ये कहना चाहते हैं वो बोरिंग होता है, तो थोड़ा सा आप ठीक कहते हैं। आप अगर सॉन्ग नहीं सुना सकते, कोई शेर सुना दें। शेर नहीं सुना सकते, कोई तकरीर सुना दें, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ वही सुना दें। तकरीरें में इतनी ज़्यादा है, चला दें कोई, ठीक है, कोई भी चला दो। नहीं, जो आपने पिछले दिनों में तकरीरें की है वहाँ पे, वही आप सुना दें। अगर आपने गाना नहीं सुना, आप चाहते हैं कि पैमरा के रूल्स आप पर लग जाए। नहीं, आपको पैमरा कुछ नहीं कहता। ये आपके होते हुए क्या कह सकते हैं? कोई फिर बात तो बताए ना ईद वाले दिन की, क्या करते हैं? मैंने आपको पूरा वाकया सुना दिया, लेकिन उसके बाद यही होता है कि खाना पीना के बाद क्या, खाने पीने के अलावा कुछ काम नहीं करते? दोस्तों मिल जाते हैं, पुराने क्लास फेलो जो है आपको, उनको मिलते हैं आप? किसको? जो आपके पुराने मैट्रिक के क्लास फेलो है, 5 के क्लास फेलो। अच्छा, मैंने एक और चीज़ जो तैयब साहब ने बात की ना, मियाँ साहब, बड़ी काबिल गौर बात है। आप देखें, हमारे यहाँ ना गाँव से शहरों में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। और अब शायद लाहौर देखें, लाहौर खाली हो जाता है, ईद के ऊपर खाली हो जाता है। अभी तो इतना नहीं होता है 60-70% फिर भी होता है, ठीक है। ये अगर आप तरक्की याफ्ता मुल्कों में देख लें तो जो तमाम सहूलियात हैं वो उनके अपने डोर स्टेप पे मिलती हैं। अगर तमाम सहूलियात डोर स्टेप पे मिले तो हम जैसी जनरेशन है, तैयब साहब की जनरेशन है, नहीं अपने इलाके छोड़ने ना पड़े। जो अपना इलाका होता है ना, बड़ी नेमत होती है, वहाँ प्यार होता है, आपकी रिश्तेदारियाँ होती हैं, आपकी चाहत होती है, आपकी रूट्स होती हैं, ठीक है। और आज हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अपने रोज़गार के लिए हमें किसी बड़े शहर मुंतकिल होना पड़ता है, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए बड़े शहर मुंतकिल होना पड़ता है, और फिर ईद के ईद
फिर हम किसी अहम मौके पर अपने रूट्स की तरफ, अपने बावजाद के इलाके की तरफ जाते हैं, और वो बड़े सुकून के दिन होते हैं। जब वहाँ जाते हैं वो जो प्यार मिलता है, वो जो सुकून मिलता है हमें अपने इलाकों में। जैसे मैं खुद हम लाहौर में रहता हूँ, लेकिन जो मेरा बेसिक इलाका है वो आबाई इलाका है, वो शेखपुरा है। हम ईद की ईद जाते हैं, वहाँ जाकर कुर्बानी करते हैं, अपने दोस्तों यारों से मिलते हैं, और ईद का जो तीसरा दिन होता है ना, वो हमारा दोस्तों यारों के नाम होता है। बिल्कुल। खाना पकाना, बैठना, गपशप मारना, पुराने दोस्तों से मिलना, मैट्रिक के दोस्तों से मिलना, एफएससी के दोस्तों से मिलना, उनके साथ बाहर अपने आबाई शहर को जाके एक्सप्लोर करना, तो ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन इस तकलीफ से बच सकती है हमारी कौम अगर हमारी गवर्नमेंट उनको डोर स्टेप के ऊपर सहूलियात दे। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, आपके क्लास फेलो वगैरह पुराने कोई मेरे अभी याद हैं कोई? जी मियाँ साहब, मेरे 3 ग्रुप हैं। एक मेरे स्कूल फेलोज़ हैं, एक मेरे मिलते हैं अभी आप? मिलता हूँ जी, मेरे तीनों क्लब कायम है। एक मेरा डॉक्टरों का क्लब है, एक मेरे गवर्नमेंट कॉलेज के दोस्त हैं जो इस वक्त तमाम मेडिकल कॉलेज में फैले हुए हैं। कोई इकबालियन है, कोई कमकोलियन है, कोई फैसलाबाद में है। मेरे वो जो दोस्त गवर्नमेंट कॉलेज वाले, वो भी हम हर ओकेजन पे मिलते हैं। कुछ स्कूल वाले, मैं मजंग स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ जी। मजंग स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ से वसीम अकरम ही पढ़ा है, वो मेरा जूनियर था, सरफराज नवाज मेरा सीनियर था। और आप तो सुना क्रिकेट भी बड़ी खेलते मैं रहे। खेलता रहा जी सरफराज नवाज के साथ? सरफराज नवाज के साथ नहीं, वो तो बहुत बड़े क्रिकेटर थे। न्यू नेशनल जिमखाना क्रिकेट क्लब इधर एमओ कॉलेज ग्राउंड के अंदर। लेकिन ये आप बता रहे हैं आपके स्कूल फेलो हैं? ये नहीं, मुझसे जूनियर है वो। जूनियर। वसीम अकरम मुझसे 8 साल जूनियर है। अच्छा, वसीम अकरम। वसीम अकरम। और वो जो है सरफराज नवाज, वो मुझसे तकरीबन इतने सीनियर है। सीनियर। मजाक स्कूल के हैं ये। तो एक दफ़ा आप मुझे बता रहे थे वसीम अकरम की स्टोरी। वो स्टोरी इस तरह है जी कि मेरा एक दोस्त है एयरफोर्स में, वो रिटायर हो गया अब तो उस वक़्त ये मेरे छोटे भाई के साथ ये वसीम अकरम खेलता था गलियों में। मियाँ साहब, वो एक अजीब किस्सा है, देखें कि क्रिकेट खेलता था एक गलियों में, मजाक की गलियों में क्रिकेट खेलनी, और वो कोई शॉट मारनी तो जिस तरह के मोरी नाली में से गेंद पकड़ के फेंकना। इसको लोग, वो मेरा दोस्त था खालिद भट्ट, हाँ शायद वही था, हाँ, वो कहता है इसको नहीं खिलाना यार, ये 2 दिन छिक्के मारता है, वसीम अकरम को नहीं खिलाना, ये छिक्के मार के आउट हो जाता है ना। ठीक तो हमने पैसे ऊपर नाश्ता लगा होता है, तो ये क्या मुसीबत है, ये चला जाता है। अब देखें नसीब किस तरह खुलते हैं बंदे के। नसीब इस तरह खुलते हैं, न्यूजीलैंड की टीम आई हुई थी, तो वसीम अकरम कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेला हुआ था, नहीं खेला, कोई खेल नहीं खेला था। तो एक हमारे उधर कोच होते थे, एक उधर एमओ का ग्राउंड के अंदर, उनसे पूछा गया कि ये जी कोई लेफ्ट आर्म बॉलर, तो इमरान कैप्टन थे उस वक्त, तो उन्होंने देखा उसको, एक पूरा 1 घंटा अकेले बंदे ने गेंदे की। हम उससे बड़े तो उम्र, हम अलग होके देखते रहे। तो ये सीधा इसको फर्स्ट क्लास में न्यूजीलैंड का 7 आउट कर दिए। उसके बाद इस बंदे ने पीछे मुड़ कर ही देखा। न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड 7 आउट किया, यानी इसी मजाक की गलियों में मजाक की गलियों के में खेला वसीम अकरम। मजांग एक हिस्ट्री सर के साथ नहीं, इज लकी। मुझसे तो छोटा है। स्कूल फेलो बता रहे हैं, जूनियर। स्कूल हमारा स्कूल एक था, स्कूल एक गवर्नमेंट मजांग, गवर्नमेंट हाई स्कूल मजांग। ठीक। उस वक्त ये था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मजांग, और हमने पहला बैच थे जिसमें ये चेंज हुआ था, गवर्नमेंट हाई तो स्कूल। आप डॉक्टर साहब खुद भी शौक है, आप क्रिकेट वगैरह खेलते मैं हैं? खेलता रहा हूँ जी। अभी हार्ड बॉल? हाँ, हार्ड बॉल खेले मैच, गवर्नमेंट कॉलेज में भी खेला, स्कूल में भी खेले। और ये तो स्पोर्ट्स कल्चर जो था ना पुराने शहर का, 4 बजे हम तमाम बच्चे ग्राउंड में हुआ करते थे। शाम 4 बजे? शाम 4 बजे ग्राउंड में हर बच्चा जाता था। डॉक्टर साहब फिर डॉक्टर कैसे आप बन गए? आप अगर इतना खेलते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ चौधरी ने बताया कि इनके वालिद मोहतरम जो है वो इनको खेलने नहीं देते थे, नहीं, हमने तो यानी कि मारते थे। वो खेलने देते नहीं थे, लेकिन हम रुकते भी नहीं थे। हम खेलते जरूर थे। मियां साहब वो कहते हैं ना कि वारा वाटरलू वन इन दी ग्राउंड्स ऑफ एटन। ग्राउंड्स के अंदर जो बच्चा जाएगा ना, वो मेंटली भी बड़ा फिट होगा, वो बिहेव ठीक करेगा। और ये सिर्फ पढ़ाई के साथ हम रैट रेस में तो नहीं जा सकते। हम भी डॉक्टर बन गए। सर आपको भी मार पड़ी थी पेरेंट्स से कि नहीं? जी डेफिनेटली। और वो पढ़ाई पे नहीं कभी मार पड़ी। मार पड़ी है ये, वो उसे बुजुर्ग आवारागर्दी कहते थे। मेरा ख्याल है कि उसी ने हमें ग्रूम किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। स्ट्रीट स्मार्ट होना इस माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी नेमत है।
आज का बच्चा जो है, हम सिचुएशनल मैनेजमेंट के मास्टर लोग हैं। आज के बच्चा स्वाय किताब को से कुछ नहीं आता। हमने जनरेशन को बर्गर जनरेशन प्रोड्यूस नहीं करें, आप उसे एक्सपोजर दें। बिल्कुल। प्रोफेसर तैयब साहब को भी साथ मिलाते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि मैंने अक्सरियत जो है वो देखे हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं या डॉक्टर्स हैं, तकरीबन 80 या 90% इनके बच्चे भी डॉक्टर बन जाते हैं जी। तो इनको ऐसा माहौल मिल जाता है या फिर वो उनके सामने उनके पेरेंट्स होते हैं और उन्हीं की बिना पर वो इस शोबे में आ जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसकी सबसे बड़ी वजह तो पेरेंट्स अगर डॉक्टर हों तो घर पे आके डॉक्टरी की बातें करते हैं, अपनी सक्सेस की बातें करते हैं। ज़्यादातर घरों पे अपने यही कहते हैं कि मैंने बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया, मैंने बड़े मुश्किल पेशेंट ट्रीट किए। तो इन डिस्कशन से, इन बातों से बच्चे फैसिनेट करते हैं। तो ये कुछ साल पहले तक तो इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था, लेकिन अब हालात बहुत ख़राब हैं जी, जो डॉक्टरों के हैं। जी नहीं, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हालात ठीक हैं। अब भी बेरोजगारी जॉब मेरे मिलती नहीं तीनों है। बच्चे माशाल्लाह डॉक्टर हैं, माशाल्लाह जी, सर्जन है, माशाल्लाह। इसीलिए आपसे एक, सवाल मुझे लगता था कि आपके बच्चे भी एक डॉक्टर हैं। फिजिशियन है। तो सबसे छोटा बेटा वो कहता था मैंने डॉक्टर नहीं बनना। तो जब नहीं बना तो उसे एक कंप्यूटर यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन करा दिया। एडमिशन के बाद बाकी जब घर पे हम बात करते तो वो बड़ा लोनली हो गया, अलहदा हो गया, चुप हो गया। तो फिर 2-3 माह बाद मैंने पूछा, भई आप भी डॉक्टर बनना चाहते हो? तो उसने एकदम, उसके चेहरे पे रौनक आई, जी मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो उस वक्त मेरे पास एक ही ऑप्शन थी, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, मैंने उन्हें उसमें एडमिट करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ सक्सेसफुल डेंटल सर्जन। तो डेंटल सर्जन जी, ज़बरदस्त। सबसे छोटा डेंटल सर्जन है। तो बात यह है कि अगर डॉक्टरी ये नए बच्चे पसंद ना करें या पेरेंट्स पसंद ना करें या मुआशरा पसंद ना करे तो नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएं। अब भी जब भी एडमिशन होता है, अभी 17 अगस्त को MCAT का प्रोसेस शुरू होने वाला है। आप देखें एकेडमीज़ में रश देखें, एकेडमीज़ के आगे से शाम को 4 बजे गुजरने का मौका नहीं मिलता। तो डॉक्टरी हमेशा ही नंबर 1 प्रोफेशन। लेकिन डॉक्टर साहब, मौजूदा सिनेरियो में जब हम इनसे बात करते हैं डॉक्टर्स से जो मौजूदा इस वक्त पोस्टों पे ऊपर हैं, तो उसके ऊपर जो है वो लोग उस तरह खुश नहीं हैं। इसके ऊपर हम एक ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक के बाद मैं आपसे शुरू करूंगा, एक ब्रेक ले लेते हैं जी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, आज ईद के दिन उम्मीद करता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से आप ईद मना रहे होंगे, खा रहे होंगे, क्योंकि ईद कुर्बान है और ईद कुर्बान के ऊपर वाफर मकदार में गोश्त भी होता है और यकीनी तौर पर खाना भी चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स रात कहते हैं थोड़ा सा हल्का हाथ रख के और वक्फे के साथ खाएँ। ये ना हो कि आप एक ही साथ ज़्यादा खा लें फिर अस्पताल जाना पड़े। और अस्पतालों में खुले तो होते हैं लेकिन प्राइवेट क्लिनिक्स बंद होते हैं, सरकारी अस्पतालों में एमरजेंसी में रश बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तैयब साहब, आपसे बात करना चाहता हूँ। ब्रेक से पहले आपसे मैंने पूछा था कि अभी मेरी बहुत सारे डॉक्टरों से बात होती है तो वो मुतमिन नहीं है। एक तो ढाक के ऊपर डॉक्टर बेचारे जो है वो लगने के लिए तरस जाते हैं, आगे पोजीशन नज़र नहीं आ रही। तो फिर ऐसे में दुनिया आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आगे कोई? जी, आपकी बात ठीक है कि डॉक्टर्स की तादाद अब इतनी हो गई है जो कि पहले काफ़ी कम थी, अब डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बनने लग गए। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है कि देखें, अब जो पब्लिक सेक्टर है वो सैचुरेट हो गया है। दुनिया में पब्लिक सेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स कम होते जा रहे हैं। नाउ प्राइवेट सेक्टर इज़ एक्सपेंडिंग। आप जितने डॉक्टर बनाएंगे प्राइवेट सेक्टर इन्हें इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर प्राइवेट सेक्टर में भी एब्जॉर्ब ना कर सके तो फिर उनकी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप है, वो अपनी प्रैक्टिसेस शुरू कर सकते हैं, अपने क्लिनिक्स बना सकते हैं। फिर और जीपी की तरफ भी नहीं जा रहे, क्यों मलिक साहब, जीपी की तरफ भी नहीं जा रहे? ये सब वो आपने बड़ा सेंसिटिव बात छेड़ी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 183 मेडिकल कॉलेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम तमाम लॉट हर साल तकरीबन 15,000 डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं। मैं पूरे सिस्टम को इवेल्यूएट कर रहा था। ये पूरा सिस्टम अपनी पूरी कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट करे तो 300 से बच्चा ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इस वक्त जुल्म ये हो रहा है जूनियर डॉक्टर के साथ। मैं खुद बोर्ड में बैठा हूँ कुछ जगह
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर 30-30, 35-35 हज़ार के ऊपर बच्चे जॉब कर रहे हैं। अब मसला सिर्फ एक है रेगुलेशन का, स्टेट कंट्रोल इज़ मिसिंग। स्टेट कंट्रोल जब ठीक हो जाएगा तो देखें, अभी हमारा मसला ये है सॉरी कि हमने सिर्फ 2 प्रोफेशन रखे हुए हैं, इंजीनियरिंग, मेडिसिन। इस वक्त प्रोफेशन का स्पेक्ट्रम बदल गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इसके बच्चे एक्चुअरियल साइंसेस आगे की तरफ जा रहे हैं। हमें एक्सपोजर थोड़ा बदलना पड़ेगा। इस ओवर क्राउडेड प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा बच्चे बन, और फ्यूचर अभी मुझे इतना वो इसी तरह है कि हालात इतने बेहतर नहीं है इस प्रोफेशन के। वो तो जाहिर है, वो आपके सामने है। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर तैयब साहब, सर जनरल सर्जरी की ऐसी स्पेशलाइजेशन है, आप चूँकि ये माशाल्लाह बड़ा नाम है आंसर आपका। मैं एक ही दूंगा कि अगर मुझे फिर मौका मिले कोई स्पेशलिटी ऑप्ट करने का, तो फिर मैं जनरल सर्जन बनूंगा। जनरल सर्जरी, जी आपके सुपरा स्पेशलाइजेशन भी होती है जनरल सर्जरी में? जी, अब जनरल सर्जरी एक बेचारी को लोगों ने नोच लिया। आज से 20 साल पहले जनरल सर्जन ही था जो यूरोलॉजी भी करता था, आर्थोपेडिक करता था, काफ़ी कंपोनेंट गायनी का भी करता था और हेड एंड नेक भी करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्पेशलिटीज़ डेवलप हुई। अब एक हेड एंड नेक ले गया, कोई यूरोलॉजी वाले किडनीज एंड ब्लैडर प्रोस्टेट ले गए, और आर्थोपेडिक इसी तरीके से फिर जनरल सर्जरी में और स्पेशलिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गई। ब्रेस्ट सर्जरी आ गई, थायराइड सर्जरी, एंडोक्राइन आ गया। तो लेकिन इन सब की फादर ऑफ सर्जरी इज स्टिल अ जनरल सर्जरी, और मास्टर ऑफ सर्जरी इज स्टिल अ जनरल सर्जरी। तो सर आप क्या देंगे मैसेज बच्चों को? मैं ये मैसेज दूंगा कि देखें, यहाँ पे बातें हम कर रहे हैं तो लोगों को बताने के लिए कि कुछ पॉजिटिव चेंज है। जिस तरीके से भी बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर बन रहे हैं, तो मैं क्योंकि इस सिस्टम में हूँ, मैं देख रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल है। आप एक इस ह्यूमन कैपिटल को किस तरीके से हम दुनिया में इंट्रोड्यूस कराएं। आप नेट पे देखें, सर्च करें किस तरीके से लोग नर्सिंग को, इलाइड हेल्थ में बेशुमार स्पेशलिटीज़ हैं, और फिर MBBS को, और फिर डेंटिस्ट्री को कितनी उनकी मांग है। अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, KSA में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो हमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की लेवल पे इस ह्यूमन कैपिटल को प्लेस करने के लिए पॉलिसीज़ चाहिए और इनको यूज़ करना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स दे आर ब्रिलियंट, हमारे स्टूडेंट्स दे आर ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, आपके ज़ौक़ के मुताबिक थोड़ा सा हिस्सा डालें, कोई एक ईद का मौका है, कुछ एक और शेर हो जाए, कोई है ज़हन में सर? हाँ जी, पंजाबी का सुना दूँ? पंजाबी सुनाओ जनाब। पंजाबी का एक काफ़ी है जी, बुल्ले शाह की, वो अगर इजाज़त देते हो तो। बुल्ले शाह उनके पीर जो थे ना इधर, शाह नायत कादरी, वो इधर लाहौर में ही उनका मज़ार है। तो पीर बुल्ले शाह जब एक मरतबा वहाँ पर फिरते फराते वहाँ पर आए, तो वहाँ पर वो सब्ज़ी सी लगा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि कौन है भी तू? उन्होंने कहा जी कि मैं बुल्ला। उन्होंने कहा बुल्ला नहीं, तू पुल्ला है, भूले हुए हो। उनके काफिया पीर बुल्ले शाह की, एक औखा वेला आएगा, एक औखा वेला आएगा, सब साक सैन भज जाएगा, कर मदद पार लंघावेगा, ओ बुल्ले दा सुल्तान कुड़े। वाह। कर कत्तन वाल ध्यान कुड़े, कि कत्तन वाल अपना काम करते रहे तो एवरीथिंग इज ओके। ज़बरदस्त। हालात जैसे भी हों, हालात जैसे भी काम करते रहें। आपने अपनी एक्टिविटी जो आपको वो करते रहे, आप कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी उसमें निकलेगी। और डॉक्टर साहब, जो लोग डिसहार्ड हो जाते हैं, दिल छोड़ देते हैं, कोई भी उनका एम हो, उनके लिए ये तो बड़ा इसी पीर बुल्ले शाह की एक और काफ़ी भी है। वो थी, औरंगज़ेब का दौर था, मुग़ल पीरियड ख़त्म होने लगा था, तो उस दौर के अंदर वो उस दौर के शायर हैं पीर वारिस शाह, पीर बुल्ले शाह। वो कहते हैं कि उल्टे होर ज़माने आए, उल्टे होर ज़माने आए, कान लगड़ा नू मारन लगे, चिड़ियाँ जुर्रे टाए, चिड़ियाँ जुर्रे टाए।
उल्टे होर जमाने आए, ਕਾਂ लगना नू मारन लगे, चिड़ियां जुरे टाए, बोरियां वाले राजे कीते, राजे भोए सुआए। वाह, उल्टे होर जमाने आए, ता मैं भेत सज्जन दे पाए। सज्जन वो रब से बातें करते थे। ये पंजाबी का एक आपकी नहीं, कमाल कमाल है सर थोड़ा ज़ौक। और डॉक्टर आतिफ साहब क्या करना है? अच्छा मियां साहब, मैं तैयब साहब की बातें सुन रहा था, बड़ी खूबसूरत बातें की। प्रोफेशन के ऊपर कोई बुरा वक्त नहीं आया। हमारी जो डॉक्टरी है ना, ये मसीहा ही है। ये अज़ल से लेके अब तक इसकी ना रिस्पेक्ट में कमी आएगी, ना ही इसकी चाहत में और ना इसकी डिमांड में कमी आएगी। आज 13-14 करोड़ हमारी सिर्फ पंजाब की आबादी हो चुकी है, तो 10-15 हज़ार डॉक्टर तो कुछ भी नहीं। और आपको पता है कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं एंटी क्वैकरी के ख़िलाफ़। सिर्फ 3 लाख क्वैक्स पंजाब में काम कर रहे हैं, तो इसकी कमी नहीं है। असल में बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि गवर्नमेंट का कंट्रोल वो नहीं है कि जो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और जो मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ इन ज़हीन और इंटेलिजेंट माइंड्स को चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से मायूसी बढ़ रही है। और 2 तरह के बच्चे हैं, मैं मियां साहब, 2 तरह के बच्चे हैं। एक है प्रोफेसर साहिबान और जिनके ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनके लिए आसानी है जी, उनके लिए एक रास्ता कायम है, ठीक है। जैसे हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए आसानियाँ होंगी। और एक वो लोग हैं जो गरीब घरों के बच्चे हैं, जो डॉक्टर बनते हैं अपने माँ बाप के हालात वो बदलने के लिए, अपने ख़ानदान के हालात के लिए, उनके लिए परेशानियाँ हैं और उनके लिए मुश्किलात हैं। बाकी रही बात के वो ईद के हवाले से, ईद के हवाले में थोड़ी सी डॉक्टर साहब आप चूँकि गैस्ट्रो के भी हैं, तो खाने पीने के हवाले से पहले भी बताया, फिर एक मैसेज दे दें। अच्छा, गैस्ट्रो के हवाले से, क्योंकि मैं गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट हूँ और मुझे बड़ा ख्याल है, मेरा काम ही आप लोगों का मैदा और आंतड़ियाँ का वो ख्याल रखना है। तो मैं आपकी आंतड़ियों और मैदे का आपसे ज़्यादा वेल विशर हूँ, शुक्रिया ठीक है। आपकी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके ऊपर रहम करें। आपने थोड़ा खाना है, चाहे बार बार खा लें, बस यार खोरी ना करें। हाँ, 3 दिन के अंदर से डिवाइड कर लें, और जो गोश्त है उसे अच्छी तरह पका के खाएं, अच्छी ठीक है, क्योंकि जो जानवर हैं उनके अंदर बीमारियां भी होती हैं। प्रोफेसर शाद मलिक साहब आप भी, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है, एक मैसेज दे दें। बात यह है कि सिर्फ खुशियाँ बांटें, अब सिर्फ अपने साथ लिमिट रखें, बस उनको दो जो डिजर्विंग है, जो नीडी है, उनको और जो रूठे हुए हैं उनको मनाना जरूरत है। वो तो ये तो वैसे ही इबादत है। बिल्कुल। और सिर्फ एक काम करना है आपने, सिर्फ इसके जानवर ही कुर्बान नहीं करना, अपनी ईगो भी कुर्बान करनी है। जो ईगो कुर्बान करेगा वो ठीक है। प्रोफेसर तैयबाद साहब से पूछूंगे, सर मकसद क्या है वैसे ईद कुर्बान, क्या आप क्या समझते हैं? फ़लसफ़ा कुर्बानी तो सुन्नत इब्राहिमी में यही है कि हम कुर्बानी का फ़लसफ़ा अपने ऊपर भी लागू करें, माशरे में भी दें। और दूसरा ईद खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और सब में दुखों को कम, लोगों के दुखों में भी शामिल हों और उनके दुख कम करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब बच्चे जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाते। जी, ये आपने एक बात बड़ी अच्छी की कि अब ईद पे बड़े मुश्किल हो गया। हमारे ज़माने में कुर्बानी करना, जब जानवर को लेके आना तो हम रोने लग जाते थे कि ये ज़िबा होगा, लेकिन अब बच्चे बहुत कम आते हैं, वो ज़िबा होते हुए जानवर को भी नहीं देखते, वो कम देखते हैं, अंदर रहते हैं, सोए रहते हैं। और जब वो गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करना जो जिस तरीके से हमारे माशरे में हुआ करता था, अब वो वाला जज्बा ज़रा कम हो गया। तो नए बच्चों से बर्गर ये भी बच्चे आ है गए ना, हाँ, कि बिल्कुल। इस मैं मामले आपको बताऊं कि मेरे वाले साहब तो आज भी जब वो कुर्बानी करते हैं तो हमें बकरे की वो टांगे पकड़ाई होती है उन्होंने, ठीक है, इस मौके उनको तो बकरे की टांगे पकड़ाया गया। इस मौके पर एक सिर्फ यहाँ पर मैं पढ़ रहा था एक जगह के ऊपर, जहाँ पर एक इलाका है जहाँ उन्होंने वो 3 दिन के लिए डिवाइड कर लेते हैं कि पहले इस इलाके के अंदर ये घर कुर्बानी करेंगे और वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दूसरे दिन ये करेंगे, ये किया जाए। थोड़ी सी मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है, सड़कों के ऊपर गंद न डालें। लेकिन और मलिक साहब बच्चों के अंदर डर कैसे इन्वॉल्व करें, कुर्बानी के अंदर कैसे इन्वॉल्व करें? नहीं, देखें, कुर्बानी का एक देखें, ऐसी चीज़ होगी कि मैं मियाँ साहब 2016 में हज पे गया था। हज पे जाके तो कुर्बानी पे आप जाके सामने जानवर ज़िबा तो नहीं करते आप। हम तो मीना में वो तो स्पेशल ओकेजन है ना, वो तो उसके अंदर देखिए, ये उसी का एक रेप्लिका है, आप उसी की याद को रिपीट कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कुर्बानी के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए हर बंदे को। मेरा ख्याल है कि मुतफिक हो चुके हैं हम तीनों जी, और बिल्कुल बहुत अच्छी बातें हैं आज। प्रोफेसर तैयबाद साहब शुक्रिया आपका, प्रोफेसर शाद मलिक साहब आपका भी शुक्रिया, हमेशा जो है मेरे प्रोग्राम में आते हैं, और आतिफ जी चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो है वो हमने
गपशप लगाई। डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद थे, क्रीम ऑफ द नेशन मैं इनको कहता हूँ, और इन्होंने एक मैसेज दिया है। हमारा मैसेज आपको पहचाना बनता भी है, क्योंकि हमारा शो ऐसा है कि ईद कुर्बान के मौका पर जो है वो आपने खाने पीने के हवाले से एहतियात करना है, और ताकि आप बसियारखोरी ना करें और अस्पतालों में ना पहुँचे। तो आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।